देखिए हम लोग जो है, हम इंडिया वाले जी, हम वोट दिमाग से नहीं, हम दिल से देते हैं। एलिगेशन है उस पर क्या करें? देखिए वो बिल्कुल गलत है, देश के दुश्मन है। जो देशद्रोह कर रहा है उससे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी आम आदमी का भी संबंध होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आज हम मुजफ्फरनगर की कचहरी में आए हैं। लोकसभा के 2024 के इलेक्शंस चल रहे हैं। 3 चरण की वोटिंग पूरे हो चुके हैं और वे क्या सोचते हैं इस बार, किस सरकार को चुन के लाना चाहते हैं वो। और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दे दी है और 1 जून तक उन्हें जमानत है ताकि वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सके। तो चलिए वकीलों से और यहाँ के लोगों से पूछेंगे वे क्या बोलते हैं इस बार। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। वकील साहब, आपका नाम सर? मेरा नाम कामरान हसनैन एडवोकेट सर। अच्छा कामरान जी, एक चीज़ बताइए, अभी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के बारे में नहीं पूछेंगे तो बात शुरू कहाँ से होगी। 3 फेज के वोटिंग हो चुके हैं और करीब 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है अभी, मतलब जितने। तो क्या लग रहा है अभी किसकी गवर्नमेंट आएगी? देखिए गवर्नमेंट आने का तो अभी नहीं कहा जा सकता कुछ भी, क्योंकि अभी आधा ही इलेक्शन हुआ है, आधा बाकी है अभी। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज सत्ताधारी पार्टी की है उससे महसूस हो रहा है कि सरकार नहीं बना पाएंगे अपने, उनकी बॉडी लैंग्वेज से। तो क्या है 400 पार के सिर्फ जो स्लोगन था उनका, ये सिर्फ चुनाव के लिए ही था? ये ऐसा ही स्लोगन है। वाजपेयी जी के टाइम में भी बिफोर टाइम इलेक्शन करवा दिया था इंडिया शाइनिंग के नाम से, कि इंडिया शाइनिंग है, और वो सरकार खत्म हो गई थी। तो आप क्या देख रहे हैं इस बार, इंडिया लाइन सरकार बनाएगी या त्रिशंकु बन जाएगी कि कोई मतलब जो छोटी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है वो किंग मेकर का काम करेंगी? देखिए जब सपोर्ट रहेगी तो किंग मेकर तो रहेंगे जी, लेकिन सरकार तो बनेगी फिर कांग्रेस की, क्योंकि सबसे बड़ा दल वही आने वाला है। पूरे इंडिया में इलेक्शन तो वही लड़ते हैं, बाकी तो सब अपने अपने स्टेट में है इलेक्शन। तो आपके हिसाब से ये लग रहा है कि जैसे क्षेत्रीय पार्टी जो किसी भी अलायंस में नहीं है अभी, जैसे बीजू जनता दल है और 1-2 पार्टी और हैं जो मतलब किसी भी अलायंस में नहीं है, तो वे किंग मेकर का काम करेंगे अगले बार में? देखिए बीजू जनता दल जो है, मैं बीजू जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी एक बार बीपी सिंह साहब के टाइम में, और ये नवीन पटनायक जी चल ही रहे लगातार, अपनी इनकी परफॉर्मेंस शानदार है अपने स्टेट में। ये कभी किसी से कोई बाहर मतलब ही नहीं रखते, बाहर ही इलेक्शन लड़ना है, ये इन्होंने अपना प्रसार का कोई योजना नहीं बनाई। और इनकी नीति ये है कि सेंटर को साथ दिया जाए अपने फायदे के लिए, अपने स्टेट का फायदा होगा जितना जिसके साथ रहेंगे। तो इनका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, जो सरकार बना रहा है ये उसके साथ जाएंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे चाहे वो कुछ। अभी तक करते आए इसी तरह से। ये कभी जो सत्ताधारी पार्टियां सेंटर है उसके खिलाफ नहीं जाते। आपके हिसाब से अगर इंडिया अलायंस जीत के आती है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको कौन सा लगता है? ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राहुल गांधी है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल आएगा, आज भी है अपोजिशन में, सबसे बड़ा दल वही है, आगे भी वही आएगा सबसे बड़ा दल। तो हकदार तो वही बनते हैं। पिछले 10 साल मोदी जी के आप कैसे देख रहे हैं, और उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी के आपने देखे थे? मैं पर्सनली मैं किसी पार्टी से वो नहीं करता, ना मैं कहीं इलेक्शन से मतलब होता, सिर्फ वोट देना है, जिसको देना है दे दिया वोट, बाकी कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे शर्म आने लगी कि हमारे इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर इतनी 3rd क्लास लैंग्वेज यूज कर सकता है। वो नहीं होना चाहिए, चाहे मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर या आप हो या मोदी जी हैं या मनमोहन सिंह है, कोई भी हो चाहे वो लैंग्वेज जो आज यूज कर रहे हैं ना, ये वो नहीं करनी चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते। इससे महसूस हो रहा है कि ये मतलब चाहते क्या है, जैसे कि कह देना कि आपके मंगलसूत्र छीन के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को देते हैं, ये क्या है सब? मतलब इसका मतलब जो अपोजिशन बोल रहा है और असदुद्दीन ओवैसी जी बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मतलब ये सच है? हाँ बिल्कुल, हिंदू ले जा रहे हैं, सीधा सीधा ले जा रहे हैं उधर ही। लेकिन मैं कह जनता को धन्यवाद, पूरी इंडिया की जनता को, कि वो इनके बहकावे में नहीं आ रही, ना ही हिंदू मुस्लिम पे कोई इलेक्शन हो रहा है। तो सारी पार्टियों के अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, लेकिन हर बार ये देखा गया जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ते हैं तो मैनिफेस्टो पीछे रह जाते हैं, जाति धर्म और क्षेत्रवाद सबसे ज्यादा हावी हो जाता है। क्या हमारी जनता या हमारा प्रजातंत्र है अभी भी इतना परिपक्व नहीं हुआ है? क्योंकि बाद में जाके वोटर्स भी अपनी जाति के ऊपर वोट दे के आ जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए हम लोग जो है, हम इंडिया वाले जी, हम वोट दिमाग से नहीं, हम दिल से देते हैं। जिस रोज हम दिमाग से वोट देना शुरू कर देंगे, 3rd क्लास आदमी चुनकर ही नहीं आएगा। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में मतलब प्रजातंत्र में जो राजनीतिक आ रहे हैं, देखिए होना तो ये चाहिए था कि पढ़े लिखे राजनीतिक जो साफ छवि वाले आए, लेकिन आज के दौर में चाहे कोई भी पार्टी हो, दागी दबंग इस तरह के राजनेता आ रहे हैं जो पैसे वाले चले, भले ही वे करप्ट उसके हों, बैकग्राउंड के हों। तो
उन पे आप क्या कहेंगे? लास्ट जो इलेक्शन था 2019 वाला, जब चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान जी का चुनाव था यहाँ पे, तो जागरण वालों ने, दैनिक जागरण वालों ने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें मैं भी था। मैंने उसमें भी यही बात कही थी कि हमारा अहोभाग्य कि हम इस बार एक पढ़ा लिखा आदमी अपना एमपी बनाएंगे, चाहे चौधरी अजीत सिंह बने, चाहे चौधरी संजीव बालियान बने। कोई अनपढ़ हमारी किस्मत में नहीं आएगा, नहीं तो हमारे यहाँ भी रहे हैं अनपढ़ एमपी रहे हैं हमारे यहाँ। सर एक चीज और बताइए, अभी पढ़े लिखों पे बात आई, पढ़े लिखों में अभी केजरीवाल जी ने 2011 में अपनी जब राजनीति शुरू करी थी अन्ना हजारे की प्रोटेस्ट के साथ, उन्होंने बोला था कि हम देश से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, और आज भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा संलिप्त उन्हीं की पार्टी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पर्सनली केजरीवाल जी को पसंद करता हूं, क्योंकि वो आम आदमी, पार्टी तो नाम उनका है, लेकिन वो आम आदमी दिल्ली का उनसे बहुत खुश है, खासतौर से बिजली, पानी, शिक्षा। और अभी एक चीज बताइए सर, आपने अभी दो, शिक्षा और स्वास्थ्य पे दो चीज पर बोला उन्होंने। सर एक तो आम आदमी के लिए फ्री बीज जो है उनका, आप सुन रहे होंगे, रेवड़ी बांटना वाला, तो देखिए औरतों को, सभी औरतों को फ्री ट्रेवलिंग करना है, चाहे टिकट खरीदने के वो उसकी पे कैपेसिटी हो या ना हो, या सबको 200 यूनिट फ्री बिजली देना, इसे आप कितना, कहाँ तक सही मानते हैं? चाहे वो मतलब कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी गरीब हो, उसे क्या बोलते हैं सर? देख सर, रेवड़ी तो केंद्र सरकार भी बांट रही है, क्यों दे रही है सबको? उन्हें तो नाकारा बनाई दे रही है। मैं किसान हूँ, बेसिकली कचहरी बैठता हूँ, वकालत कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसान हूँ। आज अगर आप गाँव में जाएंगे तो मजदूर नहीं मिलता, क्योंकि उसको मालूम है कि घर पे खाने का राशन तो फ्री में आ जाना है, तो रेवड़ी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बांट रही है पूरी हमारी, क्यों दे रहे हैं फ्री में? आपने पढ़ाई है, ये पढ़ के रोजगार करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वहां आएंगे, फ्री में क्यों दे रहे हैं आप? एक तरफ तो आप कहना है कि हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, एक और आप कह रहे हैं 70 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ दिए फ्री में अनाज दे रहे हैं, फिर कहाँ आपने विकास कहाँ हुआ? फिर ये तो गरीबी में चले गए। एक चीज और बताइए, आपने केजरीवाल जी की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे बताया था, जैसे केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले और शिक्षा, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, उन्होंने बोला है कि केजरीवाल जी ने जो हवा बांधी है शिक्षा के, उसमें सरकारी स्कूलों के में ना तो कमरों में दरवाजे हैं बहुत से स्कूलों में, और ना ही टॉयलेट्स में दरवाजे, तो इतनी जो ये हवा बना रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो हो सकता है बिल्कुल कि किसी ने ये चीज मॉनिटर की होगी कि कुछ जगह पे नहीं है दरवाजे, बिल्कुल रहा होगा ऐसा, बहुत बड़ी है दिल्ली, बहुत पूरा स्टेट है वो भी है, लेकिन ज्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं वो शानदार पोजीशन में। अभी केजरीवाल जी भी एक बात कर लेते हैं, केजरीवाल जी को इसमें शराब नीति में, उसमें चाहे केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, संजय सिंह हो, मतलब इनके जितने भी नेता, कि एज ए वकील क्या सोचते हैं? उन्होंने ये जो लाए थे, जो शराब नीति लाए थे, उसको वापिस भी ले लिया, क्या सचमुच उसमें घोटाले के चांसेस हैं या प्रेशर में आके ले लिया उन्होंने? देखिए, ये कुछ ना कुछ तो दाल में काला कुछ तो होगा, लेकिन मेरी आज तक समझ में ये बात नहीं आई, जो संजय जी पे इल्जाम था कि इनके घर बैठ के डीलिंग हुई है, आज तक ईडी पीडी को ये नहीं बता पाई कि वो कितना पैसे का ट्रांजैक्शन इनके घर पे हुआ। एक चीज और बताइए, चलिए ये तो हो गया ईडी, इसके लिए जो करप्शन की बात करें, इन्होंने बोले थे अम्बुड्समैन लेके आएंगे, जो इन्होंने बोला भी था। दिल्ली और पंजाब दो जगह सरकार है, दिल्ली में 10 साल पूरे होने वाले हैं और पंजाब में भी 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दोनों ही जगह में केजरीवाल जी अभी भी अम्बुड्समैन नहीं लेके आए, क्या कहेंगे? वो फेलियर है, इनका फेलियर है, क्योंकि जिस चीज पे राजनीति, जिस आवाज को उठा के उन्होंने पार्टी बनाई और उसी को वो फुलफिल नहीं कर रहे, उसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि वैसे पढ़े लिखे हैं सब कुछ, और उनमें उनके उसमें हाई प्रोफाइल वाले हैं। दूसरी चीज, उनके जो फाउंडर मेंबर्स थे, चाहे किरण बेदी जी हो या शशि भूषण जी हो, ये सारे जितने भी मतलब पढ़े लिखे और एमिनेंट पर्सन थे, ये धीरे धीरे छोड़ के चले गए, इस पे आप क्या कहेंगे? उन्हें जाहिर है कोई केजरीवाल जी में कमी दिखाई दी होगी, जो छोड़ के जाना, ऐसे तो कोई छोड़ के नहीं जाता किसी को, चाहे कोई कांग्रेस से छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें कांग्रेस में कमी लगी, या जो कोई बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था, अभी कोई एमपी हैं कहीं के, वो छोड़ के आज उन्होंने अपना वो चेंज कर दिया, प्रोफाइल चेंज करके वो सभा में जा रहे हैं। वो अभी एक कुछ जी अभी पिछले हफ्ते ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आदेश वो किया है इसके इंक्वायरी के लिए कि खालिस्तानी जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, उन्होंने इन्हें वो दिया है, पार्टी के लिए फंड दिया। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक आदमी, कोई भी राजनेता हो, करप्शन अलग चीज है, लेकिन देश के दुश्मनों से पैसा लेना वो तो बहुत ही बड़ा एलिगेशन है।
उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो बिल्कुल गलत है, देश के दुश्मन है। जो देशद्रोह कर रहा है उससे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी आम आदमी का भी संबंध होना ही नहीं चाहिए। सेम लाइन आपको याद होगा, कुमार विश्वास ने बोला था कि अगर इन्होंने बोला, केजरीवाल जी ने ये बोला था इन्होंने मीटिंग में कि क्या तो मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूंगा या पंजाब जो आजाद हो जाएगा उसका प्रधानमंत्री बनूंगा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो तो सीधा सीधा फिर देशद्रोह वाली बात है। अगर पंजाब को आजादी अलग देश की बात कर रहा है तो वो तो गलत बात है बिल्कुल। तो लेकिन जी एक चीज बीच में टोकता हूँ, ऐसे पढ़े लिखे और क्वालिफाइड राजनेता से तो कम पढ़ा लिखा क्वालिफाइड जो देशभक्त वो ज्यादा बेटर है। आप उस पर क्या कहेंगे? देशभक्त तो होना ही चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए। हम लोग 1.5 अरब है, हमें 1.5 अरब को ही देशभक्त होना चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। जहां तक बात वो आपने चंदे वाली की थी ना, सबसे ज्यादा जो बवाल मचाया है इस सरकार ने गौहत्या पे मचाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए इन 10 सालों में बीफ का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, और वो लाइसेंस कौन इशू करता है? गवर्नमेंट करती है नेचुरली, गवर्नमेंट इशू करती है। एक तरफ आप गौहत्या की बात करते हैं, एक तरफ आप गौ मांस को एक्सपोर्ट का लाइसेंस इशू। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, फायदे में कौन गया? जिस पे इन्होंने चेक लगाया था वो फायदे में चले गए जी। ये जो कसाई बिरादरी है मुस्लिम्स में, ये लोग पहले क्या करते थे, किसान, क्योंकि जमीन तो घटती जा रही है। मेरे फादर के पास 100 बीघे थी, हम 2 भाई हैं, 50 रह गई। तो जमीन तो घटती आगे आगे घटती जानी है सभी जमीन, तो जगह तो थोड़ी रह गई। हम जानवर के लिए चारे की जगह नहीं निकाल पा रहे, तो उसमें क्या करते थे, गाय रिटायरमेंट की तरफ आई, उसे बेच दिया, 2-4 हजार में कसाई को बेच दिया। अब क्या करते हैं हम, अब कसाई तो खरीदता नहीं, उसे छोड़ देते हैं, कसाई फ्री में लेके उसे काट देता है। फिर तो फायदे में फिर वही जा रहा है जिसपे तो मतलब पहले वो 4000 किसान को पेड करता था, अब वो फ्री में लेके जा रहा है। तो मतलब उसका तो बल्ले बल्ले हो गया उसका। सही बात है। आप देखिए जंगल में जो भी छोड़ रहा है, चाहे गाय हो या बछड़ा, सब छोड़ते हैं, एक भी गाय जंगल में नहीं है। और उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ है नहीं, कितने छोड़े नहीं है। सारे बछड़े हैं जो आज बैल बन चुके हैं, एक भी गाय नहीं है जंगल में, एक भी। किसी ने पकड़ के बांध ली, देखा ज्ञापन से दिखाई दे रही है, पकड़ के बांध ली किसी ने, और किसी ने पकड़ के काट ली। तो फायदा अल्टीमेटली उन्हीं का हो रहा है जिनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनके नाम पे आप वोट ले रहे हैं, उन्हीं को फायदा। चलिए वकील साहब, एक चीज जो हमारा राइट है, राइट टू वोट, हमारा मतलब अधिकार भी है, दायित्व भी है। मतलब अधिकार से ज्यादा तो हमारा दायित्व है ये। तो आप एक बार, क्योंकि इस बार वोटिंग बहुत कम हो रही है, आपको भी पता है, परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज कम, तो आप जो आगे 4 फेज के इलेक्शन बच रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूब पे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये जो वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है, ये सत्ताधारी पार्टी का वोट है जो उदासीन है इनके क्रियाकलाप से और वोट डालने नहीं जा रहा है। वोट हमें सबको डालना चाहिए। अगर हम वोट कास्ट नहीं करते तो हमें ये कहने का हक नहीं है कि ये गलत आदमी सत्ता में बैठ गए, वो फिर हमें बंद कर देना चाहिए बात, अगर हम वोट नहीं डाल रहे। तो सबको, हर आदमी को अपने वोट डालना चाहिए, अपने इस दायित्व का पालन करना चाहिए, और दिल से नहीं, दिमाग से वोट डालना चाहिए हमेशा। जी मतलब हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।